नमस्कार साथियों, मैं लव विरागी आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के सेशन में। साथियों, यूपीएससी और एमपीएससी के स्तर पर जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो, एक सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी का, भारत की जलवायु वाला पोर्शन। साथियों, यह सेगमेंट बहुत कठिन भी है, परंतु अगर आसान भाषा में समझ लिया जाए तो लगभग सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो भारत की जलवायु को समझाने के लिए आज के सेगमेंट में मैंने इस टॉपिक को कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलवायु और मौसम शब्द ये कहाँ से आए और इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है और मानसून शब्द का अर्थ अर्धस्थायी पवन से कैसे रिलेट करेगा। पवनें कितने प्रकार की होंगी ये भी बता दूंगा मैं आपको। भारत के अंदर में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये दोनों में क्या अंतर है। भारत किन किन क्षेत्रों पर ये अपना प्रभाव डालता है, जैसे कि कोरोमंडल तट पर प्रभाव इन दोनों में से किसका पड़ता है, सब जानेंगे बातों को। अगर हम बात करें मेंस के स्तर पर तो सबसे अगर कठिन कोई कॉन्सेप्ट है वो है मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। जैसे कि क्या, आपने सुना होगा डडले स्टाम्प और एडमंड हेरी ने एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम थर्मल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ऊष्मीय सिद्धांत भी कहते हैं, और वही माना जाता रहा था। बट उसकी कई सारी कमियां थी, उसमें कई सारी आलोचना की गई और फिर एक आधुनिक संकल्पना निकल के सामने आती है जिसको हम ITCZ सिद्धांत कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या अर्थ है सर इसका। फ्लोन नाम के विद्वान ने ITCZ को भारत की जलवायु से कैसे जोड़ा, जानेंगे इस क्लास में। कुछ कमियां इसमें भी थी, तो कुछ बातें हम एक नए कॉन्सेप्ट को धारण करके समझेंगे जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। आप सभी को पता होगा ना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसके बाद में जेट स्ट्रीम मतलब ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह जो क्षोभ मंडल के क्षोभ सीमा के आसपास चल रही होती है और इनकी स्पीड बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ये भी कैसे ना कैसे प्रभाव डालती है। जैसे कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप एक शब्द सुनोगे जिसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्योंकि जब आप पश्चिमी विक्षोभ को समझने जाते हो तो आपको समझना ही पड़ेगा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम को, तभी आप समझ पाओगे। जब आप जेट स्ट्रीम को समझ रहे होंगे तो दो सिनेरियो और आपके सामने देखने मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है अल नीनो और ला नीनो, जहां भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भारत की जलवायु पर भारत में होने वाली वर्षा को प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा अगर ला नीनो की सिचुएशन है तो भारत में अतिवृष्टि होगी अर्थात बाढ़ की संभावनाएं जन्म लेंगी। अगर अल नीनो की परिस्थितियां बन रही हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में तो भारत में पानी कम गिरेगा, पानी कम गिरेगा तो सूखा का जन्म हो जाएगा। मतलब कई सारी संकट भरी समस्याएं आपको अल नीनो में देखने मिलती हैं। सारे कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन समझ में आएंगे, परंतु पहला यक्ष प्रश्न ये है कि सर वास्तव में जलवायु होती क्या है। जलवायु को समझने के लिए पहले एक शब्द को समझो, मौसम। और मौसम को समझने के लिए एक काम करता हूं मैं, आपको ले जाता हूं किसी भी एक क्षेत्र विशेष में। मान के चलो अगर मैं इंदौर में रह रहा हूं तो आपने इंदौर को एक कांस्टेंट बना लिया, एक जगह पर रख दिया। अब आप उस क्षेत्र विशेष में बैठकर देख रहे हो वायुमंडल की तरफ, और वायुमंडल के कई सारे फैक्टर होते हैं, वायुमंडल के कई सारे कारक होते हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। एक नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं वर्षा। इसके अलावा भी वायुदाब, आर्द्रता, ये भी फैक्टर्स हैं। अब आप इंदौर में बैठे बैठे वायुमंडल की तरफ देख रहे हो तापमान और वर्षा, ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं, सम्मिलित प्रभाव डाल रहे हैं। जब ये दोनों कारक इंदौर पर या किसी क्षेत्र विशेष पर कम समय के लिए सम्मिलित प्रभाव डालेंगे तो इसी सम्मिलित प्रभाव को इस इंदौर की या क्षेत्र विशेष की क्या कहा जाएगा, इसका मौसम कहा जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, मौसम सम्मिलित प्रभाव है तापमान और वर्षा जैसे वायुमंडलीय कारकों का किसी भी क्षेत्र विशेष में। बशर्ते बस आपको यह शब्द याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा समय ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम समय के लिए होगा, 3-4 महीने का इसका पैटर्न होगा। मतलब मौसम के अंदर में इनबिल्ट बात शब्द समाहित है कि ये परिवर्तनशील है, ये एक निश्चित अंतराल में चेंजेस होते रहेगा। सर फिर जलवायु क्या होता है, तो जलवायु मौसम का बड़ा भाई, ऐसे याद रखो। क्षेत्र जो अभी इंदौर था इस क्षेत्र को थोड़ा सा बड़ा कर दो, भारत कर दो। क्षेत्र को कैसा कर दो, सूडान कर दो, क्षेत्र को अमेरिका कर दो, क्षेत्र को साइबेरिया कर दो। तो क्षेत्र को थोड़ा सा विस्तारित कर दिया जाए। वायुमंडल कारक सेम है, तापमान और वर्षा ही है, बस तापमान और वर्षा का प्रभाव जलवायु कहलाता है। बस एक चीज यहां से हटा दूं मैं, ये जो कम समय के लिए प्रभाव था, जो अल्पकालिक प्रभाव था, यह कैसा प्रभाव बन गया, दीर्घकालिक का प्रभाव बन जाए, लंबे समय तक के लिए प्रभाव बन जाए। तो इसी प्रभाव को उस क्षेत्र विशेष में
जलवायु के रूप में पुकारा जाएगा, क्लाइमेट के रूप में पुकारा जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रभाव लगभग 30 से 35 वर्ष के लिए होना चाहिए। अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो बस इतना याद रखें कि लंबे समय तक प्रभाव जलवायु कहलाता है। और जब आप पूरे विश्व का स्टडी, पूरे विश्व का अध्ययन करना चाहें तो आप फिर मौसम का स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको फिर जलवायु के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी मैं टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको केवल वो थीम समझा रहा हूं जैसे आपका बेसिक कवर हो जाए। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कॉपिन। ये एक बड़े अच्छे जलवायु वैज्ञानिक माने गए, क्योंकि कॉपिन ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को बांटा भी। और किस आधार में बांटा, जब मैं क्लास में आपको समझाऊंगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, तो मैं समझाऊंगा कि वनस्पतियों के आधार पर उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को समझाया। मेन बात है, कॉपिन ने जब जलवायु को समझाया, इनमें से कई सारी जलवायु के नाम निकल के आते हैं, कई सारे आते हैं, पढ़ाऊंगा मैं क्लास में। अभी एक आध के नाम सुन लो। उदाहरण के लिए विषुवत रेखा 0 डिग्री, जिसको अपन इक्वेटर या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इस 0 डिग्री के ऊपर विद्यमान भूमध्य रेखा के समक्ष विद्यमान जलवायु को अपन कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। भारत पर जो पाई जा रही है, भारत की जलवायु के लिए क्या शब्द आता है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। समझाऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा, एक शब्द नहीं रटना पड़ेगा। अगर आप भूमध्य सागर के पास जाते हैं तो यहाँ पर आपको सुना होगा भूमध्य सागरीय जलवायु, और यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन आया है भूमध्य सागरीय जलवायु से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जलवायु का क्षेत्र माना जाता है जहां पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल कैसा होता है? शुष्क माना जाता है। आपने सुना होगा ना, विंटर ड्राई हर जगह पे होता है, परंतु यहाँ पर समर ड्राई है और यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। उस जलवायु का नाम क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु। क्लास में इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा कि वायुदाब पेटियां जो उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ में क्या होती हैं? स्थानांतरित होती हैं, विस्थापित होती हैं। उसी कारण से भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसका लॉजिक थोड़ा पछुआ पवन के साथ में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप जाओगे साइबेरिया में तो साइबेरियन तुल्य जलवायु। अगर आप ध्रुवों के पास पहुंच जाओ तो वहां पर क्या बनती है? ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु की विशेषता क्या है? अच्छा, एक काम करता हूं, अब रटने की आवश्यकता ना पड़े। मैंने क्या बोला? जलवायु मतलब ताप और वर्षा का प्रभाव। ठीक है, अपन ने ले लिया अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पर है ध्रुवीय जलवायु। सर जलवायु मतलब क्या, कौन सी विशेषता होगी? तो सबसे मेन विशेषता यहाँ पर है तापमान का कम होना, क्योंकि आप सभी को पता है ध्रुवीय क्षेत्र है तो सूर्य का प्रकाश लंबा तो पहुंच नहीं रहा, तिरछी किरणें जा रही हैं, तापमान कम है वहां पर, ऊष्मा कम है वहां पर, तो वहां का तापमान वर्ष भर क्या होता है? कम होता है। ऊपर से 6 महीने के दिन 6 महीने की रात वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तापमान कम है वहां पर, यही कारण है कि यहाँ पर बर्फ की बड़ी बड़े परतें जमी होती हैं, जिसको आपने नाम सुना होगा परमाफ्रॉस्ट। ये एग्जामिनेशन में आया हुआ है। परमाफ्रॉस्ट का संबंध किससे है? तो आंसर है उस क्षेत्र विशेष से जहां पर बर्फ की मोटी मोटी परतें पाई जाती हैं। परमा मतलब होता है परमानेंट, फ्रॉस्ट मतलब जमी हुई क्षेत्र। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्या परमाफ्रॉस्ट आपको विषुवत रेखीय जलवायु में देखने मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? आएगा समझ में। ठीक है, जैसे ये ध्रुवीय जलवायु थी, विषुवत रेखीय जलवायु का मतलब सर क्या? लगाओ दिमाग लगाओ, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। 0 डिग्री का क्षेत्र, आप सभी ने ये पढ़ा है, 0 डिग्री पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में तापमान सर्वाधिक होता है। एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, वर्ष भर अगर सर्वाधिक तापमान कहीं पर है तो वो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। ठीक है, और अगर तापमान अधिक है तो लगाओ विषुवत रेखीय जलवायु में पहला सेगमेंट हो जाएगा कि यहाँ का तापमान अधिक होता है। जैसे कि ध्रुवीय जलवायु में तापमान क्या है? कम है। विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता क्या है? यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है। एक बात समझना, तापमान ज्यादा है, समुद्री क्षेत्र है, तो तापमान के कारण वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जलवाष्प बनती है, जलवाष्प को ही हम आर्द्रता के रूप में जानते हैं, ह्यूमिडिटी के रूप में जानते हैं। और जब आर्द्रता वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जब सापेक्षिक आर्द्रता का मान 100% हो जाए तो उस वायु को हम संतृप्त वायु कहेंगे। बादलों का निर्माण प्रारंभ होगा, रोज बादल बनेंगे, और रोज बादल बनेंगे तो विषुवत रेखीय जलवायु में एक दिन वर्षा नहीं होगी, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी। और यूपीएससी ने भर भर के इस प्रश्न को पूछा भी है। क्या पूछा है? मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि बताइए, आप एक्स क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप देखते हैं कि दोपहर तक होते होते वहां पर संवहन की प्रक्रिया द्वारा हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है,
बादलों का निर्माण हो रहा है और 2 से 4 बजे तक वर्षा हो रही है। तो क्वेश्चन था, बताइए आप कौन सी जलवायु क्षेत्र में है। तो इसको अपन 2 o'clock रेनफॉल या 4 o'clock रेनफॉल, 2 बजे वाली वर्षा या 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। बताइए कौन सी जलवायु क्षेत्र है। तो आंसर निकल के सामने आएगा, विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र है। और संवहनी वर्षा यहाँ पर होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल आपको देखने मिल जाता है। क्लैरिटी है। जलवायु की विशेषता, तापमान अधिक और वर्षा अधिक, साल भर वर्षा होती है, पहला मूल बिंदु। अब समझना, आप यूपीएससी की तैयारी मेंस के स्तर पर तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपके अंदर में वो समझ आ जाए, जब एक विषय को दूसरे विषय से इंटरलिंक कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ पा रहे हैं। कि जैसे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं पर से कुछ आंसर आपको तरीका बताता हूँ आपको। जैसे कि जगह पर तापमान और वर्षा अधिक है, विषुवत रेखीय जलवायु का, ठीक है। अगर ऐसी जगह जहां पर तापमान और वर्षा दोनों अधिक है, बताइए जरा, क्या उस जगह पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम होगी कि अधिक होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो आप बोलोगे सर ज्यादा मात्रा में होगी। हाँ हो गई भैया। अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो बताइए क्या वहां पर वनस्पतियों की मात्रा, वनस्पति वेजिटेशंस की मात्रा अधिक होगी या कम होगी? तो ज्यादा होगी। वनस्पति अधिक होंगी तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता ज्यादा होगी या कम होगी? तो ज्यादा होगी। तो एक प्रश्न यहां से बन रहा है, विषुवत रेखीय जलवायु में वनस्पतियों की सघनता सर्वाधिक होती है। और जहां वनस्पति अधिक, तो एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही है कि वनस्पति प्रोड्यूसर होते हैं, तो उसी पर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर टिके होंगे, एक फूड चेन बन जाएगी, अर्थात यहाँ पर ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मात्रा में देखने मिलेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट हो गया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बल प्रदान करने के लिए, सॉलिडिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ तर्क या कुछ एग्जांपल देना पड़ेंगे। तो एग्जांपल क्या दे दिया जाए कि 0 डिग्री के आसपास वाला जो इलाका है, ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, सदा हरे भरे रहेंगे। तो नाम क्या जाएगा? सदाबहार वनस्पति या सदाबहार वन, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसको वर्षा वन भी कहा जाता है। क्यों है? लॉजिक समझो, रटना नहीं पड़ेगा। वर्षा अधिक, तापमान अधिक, सघनता अधिक, सदाबहार वनस्पति। उदाहरण, तो उदाहरण अभी हमेशा चर्चा में रहने वाला अमेज़न जंगल, कहां पर? ये वाली जगह पर देख लो भैया, ब्राजील के आसपास। और एक जो क्वेश्चन यूपीएससी के शायद 1-2 साल पहले आया, कॉन्गो बेसिन क्षेत्र, ये रहा कॉन्गो, अफ्रीका के अंदर में कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर कॉन्गो के जंगल पाए जा रहे हैं, नदी का नाम है कॉन्गो जायरे, उसको बोला जाता है। तो कॉन्गो अफ्रीका के फेफड़े भी कहलाते हैं, जैसे कि अमेजन को धरती के फेफड़े कहते हैं ना, कॉन्गो को अफ्रीका के फेफड़े कह रहे हैं। ये मैं एनवायरमेंटल इशू बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में आप पढ़े होंगे। और मजे की बात यह है कि जो आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं, अभी लेटेस्ट 1-2 दिन का द हिंदू का पेपर छानो तो आपको कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया कहां पर? यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर आग लगने की घटना आपने देखी होगी कि वहां पर गर्म हवा चल रही थी, शुष्कता बढ़ गई, ड्राइनेस बढ़ गई, और फिर थोड़ी भी चिंगारी बहुत बड़ी जगह पे आग लगा देती है, तो कैलिफोर्निया। वैसे ही आपने ऑस्ट्रेलिया में भी आग देखी होगी, वैसे ही आग कहाँ पर लग रही है? अमेजन में लग रही है, कॉन्गो में लग रही है। और कितना नुकसान है इन्वायरमेंट का। अब वो खैर इन्वायरमेंट में जाता हूँ मैंने, तो फिर भावुक भावुक हो जाऊंगा मैं, और फिर ज्योग्राफी से अपन वहां पहुंच जाएंगे। तो अमेजन धरती के फेफड़े, कॉन्गो अफ्रीका के फेफड़े, ये दोनों एग्जाम्पल है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का, अर्थात यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। एक बिंदु यहाँ पर हो गया। एक मेन बात अब थोड़ा समझना, यहाँ पर अपन ने जलवायु से मामला स्टार्ट करा, हम पहुंच गए वनस्पति पे। अगर सेम बात की जाए ध्रुवीय जलवायु पे, यहाँ पर तापमान कम है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अधिक होता होगा। मैं थोड़ा कंपेरिजन में बता रहा हूँ तरीके, ताकि आपको रटना ना पड़े। कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर वनस्पतियां भी कम होगी, और वनस्पति कम होगी तो यहाँ पर इतनी विरल वनस्पति, इतनी कम वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम जानते हैं टुंड्रा वनस्पति के रूप में। क्या बोला जाए इनको? टुंड्रा वेजिटेशन। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, टुंड्रा वेजिटेशन क्या है? अब हवा में घूम रहा है सर टुंड्रा, कहाँ, ये कौन सा नाम है? ध्रुवीय जलवायु को ही टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं, जहां पर तापमान कम होता है, बर्फ जमी होती है। और यहाँ पर होता है लाइकेन और मॉसेस। अच्छा, ये लाइकेन वाला क्वेश्चन तो आया यूपीएससी में, प्रीलिम्स में ही आया, छान के देखना, पीवाईक्यू को पता चल जाएगा कि लाइकेन एक तरह का सहजीवी संबंध है। अब देखो, एक के अंदर दूसरी बात निकलते आ रही है। अब ये जो लाइकेन है, आप सभी को पता होना चाहिए, एक तरह का म्यूचुअलिज्म का एक सपोर्ट कर रहा है, सहजीवी संबंध है। किसका? शैवाल मतलब एल्गी, और फंगस मतलब कवक, जब दोनों
साथ साथ रहते हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, तो उसको अपन लाइकेन के रूप में जानते हैं। मतलब इसे मेजर शेवाले वाले जो आपको पत्थरों पे काई के रूप में जमा देखने मिल जाता है, तो टुंड्रा वेजिटेशन है। अब कॉपेन ने ही बताया है, कॉपेन को नहीं समझा रहा हूं, परंतु आइडिया जरूर बता रहा हूं कि कॉपेन ने एक बात कही कि वनस्पति किसी भी क्षेत्र की जलवायु की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ही पर डाल दिया कि भैया कॉपेन ने स्टेटमेंट दिया है कि वनस्पति जलवायु की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, सिद्ध करो। करते जाओ। क्या करोगे? वनस्पति को देखकर हम जलवायु का पता लगा सकते हैं। आपको एक जगह पर मैं घुमा रहा हूँ और आसपास आप देख रहे हो कि और इतने घने भरे जंगल है, जिसमें केनोपी स्तर एक शब्द चलता है। अभी आईएसएफआर की रिपोर्ट भी है, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, हर 2 साल में जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून से जारी होती है, थोड़ा लेट ही होती है क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें ही बोला है ना कि वन क्षेत्र की परिभाषा क्या है, तो जहां पर केनोपी स्तर 10%, मतलब अलग अलग केनोपी स्तर वाले वन पाए जाना सदाबहार वनस्पति की विशेषता है। बड़े बड़े केनोपी स्तर वाले, घना जंगल होना चाहिए। तो आप देख रहे हो घना जंगल है, केनोपी स्तर वाले वन पाए जा रहे हैं। कहाँ हो? ध्रुवीय जलवायु तो पॉसिबल नहीं है, कहाँ हो गए? विषुवतीय की जलवायु। जहां आपको लाइकेन देखने मिल रहा है, आप समझ जाना वहां पर ध्रुवीय जलवायु है। ऐसे कॉपेन ने तरीका बताया। ठीक है, अभी बाकी जगह को हम इतना डिटेल में नहीं जाता हूं, जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जाएंगे। हमारा फोकस था भारत की जलवायु को समझना, परंतु मैंने समझा जरूर दिया है कि जलवायु का अर्थ क्या होता है। 10-15 मिनट लगे, परंतु अब तुम्हें जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि सर इसमें क्या अंतर है, ये क्यों आ गया। अच्छा, एक बात और समझ पाओ तो बहुत जरूरी बात है। मौसम लघुकालिक प्रभाव है। कहाँ गया मौसम? देखो, लघुकालिक प्रभाव है मौसम, मतलब चेंज होते रहेगा। आपके घर वाले भी फोन लाके ये पूछते होंगे, बेटा कहाँ पर हो, कैसा चल रहा है मौसम। ये नहीं पूछते जलवायु कैसी चल रही है। जलवायु लंबे समय तक प्रभाव डालती है। मौसम अगर चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अगर जलवायु चेंज हो जाए तो बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि इसी जलवायु को वनस्पति ने, जंतु समुदाय ने, मानव समुदाय ने अडेप्ट कर लिया, अनुकूलन कर लिया है। बाली एक्शन प्लान को आप पढ़ोगे ना, तो वहां पर अडेप्टेशन और मिटिगेशन जैसे शब्द हैं। हमने अनुकूलन कर लिया हमारे पर्यावरण को। तो कहानी है कि जलवायु अगर परिवर्तित होगी तो क्लाइमेट चेंज एक तरह की समस्या बन जाएगी। जलवायु परिवर्तन एक समस्या बन जाएगी। और इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, आप सभी को पता है ना, UNFCCC, फुल फॉर्म आप बता दो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, रियो में हुआ था, रियो सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। तो इसी सम्मेलन के माध्यम से 3 सिस्टर कन्वेंशन निकले थे, UNFCCC, UNCCD, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। एक था UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए। तो उसी का सिस्टर कन्वेंशन का एक पार्ट था। इसी के कई सारे साल भर में क्या होते हैं, कई सारे बैठकें होती हैं। उन बैठक को तुम किस रूप में जानते हो? कॉप के रूप में जानते हो। कॉप मतलब पुलिस वाले नहीं। कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जिन जिन देशों ने, विश्व के जिन जिन देशों ने इस UNFCCC पर हस्ताक्षर किया, वो लोग बैठते हैं, सदस्य देश, उनको COP कहते हैं। COP29। अरे वाह! अब देखो, यही यही खूबसूरती है यूपीएससी की, और यही खूबसूरती है ज्योग्राफी और एनवायरमेंट विषय की, कि जितना आप करंट अफेयर्स के समीप रहेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा बिल्टअप हो पाएगी। और आप मान के चलो, मेंस में, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा अनुभव रहा है मेंस से जुड़े रहने का, कई सारे छात्रों को पढ़ाया है मैंने मेंस के संदर्भ में, आंसर राइटिंग बताई है। तो मैंने एक चीज बताई थी, एक पैटर्न बताया था। अपने आंसर को अगर आपने करंट अफेयर से लिंक कर दिया तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको उसमें मार्किंग ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपकी थियोरेटिकल नॉलेज, वो किताबी नॉलेज, क्या किताबी ज्ञान है। अगर आपकी समझ विकसित हो गई उन दोनों चीजों को लिंक करने की, बस और क्या है, पड़ोस वाले से आप ज्यादा नंबर ला दोगे। तो क्या आपने भी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा ना COP29 के बारे में? अब समझो मैं कैसा तरीका बता रहा हूँ। COP29 कहाँ हुआ? ये बचकान बातें हैं, कहाँ हुआ, क्या कहानी है ये, फिर भी अब बाकू में हुआ। तंबाकू नहीं, बाकू, अजरबैजान के। अजरबैजान कहाँ है? यहाँ से फिर से प्रीलियम सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सर, यहाँ पर से मैपिंग के क्वेश्चन बनेंगे। क्या यहाँ पर आपको कैस्पियन सागर देखने मिल रहा है? कैस्पियन सागर के किनारे 5 देश अवस्थित है। ये रटे होना चाहिए, मैं तरीका बता रहा हूँ। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नीचे ईरान। ईरान का रामसर शहर पता होगा। अब रामसर शहर से आपको वेटलैंड रामसर कन्वेंशन याद आना चाहिए। और बाकू, बाकू मतलब अजरबैजान वाली जगह पर COP29 हुआ।
ब्राजील में अगली बार होगा। तो बाकू में क्या हुआ, अभी ये करंट अफेयर्स की बात है, ठीक है। तो मेन बात है कि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को सूचित कर रहा है कि अगर जलवायु चेंज हो जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ये दिक्कत आपको इन सम्मेलनों के माध्यम से देखने मिल रही है। हम पेरिस समझौता कर रहे हैं, हम क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज सिनेरियो पे जा रहे हैं। तो एक जलवायु का मैंने टोटल आवरण आपको दे दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन सेगमेंट पर, जिसका नाम था सर भारत की जलवायु क्या है। और भारत की जलवायु के लिए बार बार रट रट के हम परेशान हो गए कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। पहला शब्द तो ये है कि सर ये उष्ण कटिबंध मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको साधारण से एक चित्र बना देता हूँ, तो आप थोड़ा समझ पाओगे कि उष्ण कटिबंध मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे पृथ्वी का चित्र है, 0 डिग्री को बना याद रखना है आपको। आपको यहाँ पर रखना है कर्क रेखा याद, आपको याद रखना है मकर रेखा याद। साढ़े, अब देखो जो उसमें लिखा है वो आप पढ़ते रहना, मेरा मतलब मेन मोटिव होता है रटवाना नहीं होता है। आराम से पढ़ते रहना, लाइन बाय लाइन चीजें क्या है समझने पर थोड़ा फोकस करो। आपको यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर एक रेखा बनाता हूँ 45 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर बनाता हूँ 60 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर आता हूँ 90 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री साउथ, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ। अब कई सारी रेखाएं, आप पता ही है, इसके समवेयर 66.5 को आप आर्कटिक व्रत कहते हो, उसको अंटार्कटिक व्रत कहते हो, देखते रहना। कहानी ऐसी है कि सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में पड़ता है इन दोनों रेखाओं के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों के बीच में तापमान अधिक है। तो यहाँ पर अगर मैं कलर अलग से लिख दूं, तापमान अधिक है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंध शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप बेसिक जियोग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो नाम आ गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र को या उसके आसपास के क्षेत्र को अपन उष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो भैया, जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ जाओगे टेम्परेचर में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य का लवत प्रकाश कम पड़ेगा, है ना। कर्क रेखा से बाहर की तरफ तिरछा प्रकाश पड़ता है। तो अगर हम कर्क रेखा से 45 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो तापमान कम होगा, तो शब्द आ जाएगा उपोष्ण। वही शब्द जोड़ दो, कटिबंधीय क्षेत्र। और ऊपर पहुंच गए तो तापमान थोड़ा और कम हो गया, शब्द क्या आ गया, शीतोष्ण। वही वाली बात, कटिबंधीय क्षेत्र। अगर आप 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की बात करो तो क्योंकि ये ध्रुवी है, ध्रुव पर तापमान तो बिल्कुल खत्म होता है, कम होता है, तो इसको शीत कटिबंध या ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से नामकरण पड़ा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इस प्रकार का नामकरण आपके सामने आ गया, ठीक है। सर भारत के लिए क्या शब्द है, तो जब अपन थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, जब हम भारत के ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, तो भारत उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस वाली जगह पर देखो ध्यान से। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो आप रटोगे, रटना पड़ेगा इसको तो, कि भारत का जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, कन्याकुमारी, वहां से एक रेखा गुजर रही है, अक्षांश रेखा गुजर रही है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री मान के चलो। और भारत का जो लद्दाख वाला हिस्सा है वहां से गुजर रही है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब लगभग जो हमारा पोर्शन है कर्क रेखा के अंदर में ही आ रहा है आधा पोर्शन। और अगर हम 30 डिग्री को मान लें तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो एक शब्द तो यहाँ से आ गया कि भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इस उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में आ रहा है, जो कि डिसाइड किया किसने, दो चीजों ने, एक सूर्य ने और सूर्य के अक्षांशीय स्थिति के द्वारा डिसाइड किया गया, ठीक है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, परंतु हमारा जो मेन कंसर्न है वो है मानसून को लेके, वो शब्द क्यों आ रहा है ये तो हमको पता चल गया। अब भाई देखो, मानसून को समझाना है ना, थोड़ा सा डेप्थ में तो जाना पड़ेगा। अब हवा में बात कर दूंगा ना तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर मानसून शब्द की व्याख्या की समझाई जाए तो ये मानसून शब्द है ना, भारतीय शब्द है नहीं, अरब से आया था, क्योंकि कई सारे अरबी यात्री थे जो भारत में व्यापार करते थे जहाजों के साथ। और जहाजों के साथ में उन वो है ना, कभी कभी देखते थे कि जहाजों की कभी स्पीड बढ़ गई, किसी दूसरे मौसम में जाए तो जहाजों की स्पीड स्लो हो गई, हवा अलग अलग डायरेक्शन में चल रही, तो उन्होंने एक शब्द दे दिया, उसका नाम था मौसम। और मौसम से ही मानसून शब्द व्युत्पन्न हुआ।
इस मौसम का अर्थ क्या होता है? इस मौसम का सामान्य दो अर्थ निकाले जाते हैं, एक होता है ऋतु और एक होता है पवन की दिशा। थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूंगा, रटने पे अपन विश्वास ना करें। हम बात करते हैं डेप्थ कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है पवन। आ जाओ भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूपीएससी के अंदर में जब आप जाते हो मेंस के स्तर पर, तो आपको क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस करना है। सबसे कठिन खेल यहीं पर होते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दूंगा एक बार में। मेन कहानी है पवन की, कि पवन क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के मध्य वायु का जो क्षैतिज प्रवाह है, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वायु का क्षैतिज प्रवाह ही पवन या इंग्लिश में इसको कहते हैं विंड कहलाता है। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब। मान के चलो जैसे कि इंदौर में अगर लो प्रेशर बना हुआ है, भोपाल में हाई प्रेशर बना हुआ है, तो भोपाल से इंदौर की तरफ जहां लो प्रेशर बना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलेगी? हवा चलेगी सतह पर, और हॉरिजॉन्टली चलेगी, मतलब छेदी रूप से चलेगी, तो उसको अपन पवन कह देंगे। विद्वानों ने इस पवन को कई भागों में बांटा, पवन के कई सारे प्रकार बता दिए, और प्रकारों में सबसे पहला प्रकार था स्थायी पवन, पढ़ा भी होगा शायद आपने। एक होता है अर्ध स्थायी पवन, और तीसरा होता है स्थानीय पवन। क्या होता है? स्थानीय पवन। इंग्लिश में भी इनके कई सारे नाम हैं। परमानेंट विंड्स कहा जा रहा है स्थायी पवन को, अर्धस्थायी पवन आपके सामने है, स्थानीय पवन मतलब लोकल विंड्स इसको कहा जाता है। क्या अंतर है बेसिक इन तीनों में समझ लो। ऐसी पवनें जिनकी दिशा वर्ष भर कभी चेंज नहीं होती है, निश्चित दिशा में गमन करती है, इनको स्थायी पवन कहते हैं, वर्ष भर समान दिशा में चलती हैं। जैसे कि क्या, अगर आप ये पृथ्वी को मान रहे हैं और इस प्रकार से अगर मैं वायुदाब पेटियां बना दूं, तो आप सभी को पता है कि 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है। अभी नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इस प्रकार की कई सारी हवाएं चल रही होती हैं, अभी बाद में पता चलेगा फिर आपको। तो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाने वाली हवाओं को अपन व्यापारिक पवन के रूप में जानेंगे। भविष्य में क्या बोलेंगे? इनको ट्रेड विंड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेड विंड्स। और 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलने वाली हवाओं को अपन वेस्टर्लीज कहेंगे, पछुआ पवन कहेंगे। हम 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से 60 की तरफ चलने वाली हवाओं को जो ध्रुवों से चल रही है, इनको पोलर विंड्स कहेंगे, ध्रुवी पवन कहेंगे। वर्ष भर चलती हैं, हमेशा 7 वायुदाब पेटी के साथ इनका संबंध है, स्थायी पवन है। याद रखना, जिनकी दिशा, यहाँ पर इसको समझाना है केवल मेरे को, केवल इस शब्द को समझाना, ताकि आपको रटना ना पड़े। मानसून शब्द के लिए यही काम का है। वास्तव में मानसून एक तरह की अर्धस्थायी पवन है। प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्धस्थायी पवन क्या होती है सर? जिनकी दिशा एक निश्चित अंतराल में, जिनकी दिशा एक निश्चित पैटर्न के अनुसार में परिवर्तित हो जाए, वर्ष भर समान डायरेक्शन ना हो, दिशा परिवर्तित हो, परंतु निश्चित अंतराल में, ऐसा नहीं कभी मन हो गया, निश्चित पैटर्न के हिसाब से जिसकी दिशा चेंज होती रहे, उसको अपन अर्धस्थायी पवन कहते हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अर्धस्थायी पवन 6 महीने के अंतराल में अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया सर, मतलब कि थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बात करना है, तो चलो भैया डेप्थ में अगर जाके बात करना है तो मैं 2-3 बातें थोड़ा सा आपको फिर इस डायरेक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक फोटो निकाल लेता हूँ तो आपको आसान भाषा में समझ में जाएगा। और ये जो चीज बताने जा रहा हूँ ये अपने आप में एक तरह का क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी है। ध्यान सुनिएगा, मानसूनी हवा अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर रही है। अर्धस्थायी पवन के कई सारे और भाग भी हैं, स्थल समीर, सागर समीर भी है, पर्वत और घाटी समीर भी है। अपन मानसूनी पवन की बात कर रहे हैं। क्या, 2 समीकरण ले लेता हूं। एक समय है पहले गर्मी का मौसम, पहला सिचुएशन है गर्मी का मौसम, ग्रीष्म काल का समय। ठीक है, ग्रीष्म काल का जब समय आता है तो आपको सामने 2 चीज बनी हुई है, एक ही है स्थल भाग और यहाँ पर सागर या जलीय भाग। एक है ये स्थल और एक है जल। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी का यही सेगमेंट जानना है कि इन दोनों की जो विशेषता है गर्म होने की, उसमें विशेषता में अंतर है। इन दोनों की जो हीटिंग प्रोसेस है, इनकी जो ऊष्मन की दर है वो अलग अलग है। मतलब सर, स्थल जो होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो जल्दी गर्म हो जाते हैं वो जल्दी
ठंडे भी हो जाएंगे। तो स्थल की विशेषता क्या है? जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, स्थल ऊष्मा के जल्दी अवशोषण भी कर लेते हैं और उत्सर्जन भी कर लेते हैं। ठीक इसके विपरीत सागर अलग है, ना तो ये जल्दी गर्म होंगे ना ये जल्दी ठंडे होंगे। आपकी भी तो पर्सनालिटी होगी ना, मतलब कैसी होगी? किसी ने कुछ बोला, खुशी मतलब तारीफ कर दी तो आप हवा में उड़ गए, किसी ने थोड़ी बुराई कर दी आप धड़ाम से नीचे गिर गए। स्थल की तरह मेच्योर इंसान कैसा होता है कि तेरे को जो बोलना है बोल, ना मैं हवा में उड़ूंगा ना मैं धरातल से गिर जाऊंगा, ठीक है? तो सागर की तरह बनना चाहिए। ये तो फ्री फोकट की ज्ञान की बात आ गई। इधर देखते हैं, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अपन गर्मी का मौसम। गर्मी का मौसम में तो तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो बताओ जल्दी से कौन ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाएंगे लंबे समय तक के लिए? तो आंसर है स्थल, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण कर लेंगे। और आप सभी को पता है अगर स्थल जल्दी गर्म हो जाए, ज्यादा गर्म हो जाए, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान का उल्टा संबंध होता है वायु दाब के साथ में। मतलब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखना, विद क्रमानुपातिक संबंध है टेम्परेचर का किसके साथ में? वायु दाब के साथ में। शायद ब्लैक कलर के पेन से दिखेगा, टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हवा है ना गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, इसलिए वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। सागर वाला जो क्षेत्र है, सागर वाले क्षेत्र में उतना तापमान कम नहीं, उतना तापमान नहीं बढ़ा। अगर यहाँ पर लो प्रेशर था तो उसकी तुलना में यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि उतना गर्म ये नहीं था। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के इसी अंतर को ज्योग्राफी की दुनिया में कहते हैं वायु दाब प्रवणता। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट। वायुदाब प्रवणता, दोनों के बीच में अंतर। और प्रकृति को बिल्कुल पसंद नहीं है वायुदाब प्रवणता, मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं होना चाहिए। मिला दो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलवा दो, हाई प्रेशर लो प्रेशर चलवा दे हवा। देखो अभी हाई प्रेशर इस जगह पे बना हुआ है और लो प्रेशर को जो स्थल के अंदर बनी हुई है इस जगह को भरने के लिए हवाएं से चलने लगती हैं। अब जरा हवाओं की डायरेक्शन को देखो, ये हवा जो चल रही है मानसूनी हवा है। अच्छा क्यों है इसको अभी समझ लो। कि एक दूसरा लॉजिक ले लेता हूं मैं, दूसरा लॉजिक यहाँ पर बनाता हूं मैं। यह है शीतकाल का मौसम, ठीक है? गर्मी का मौसम था तो ऐसे डायरेक्शन में हवाएं चल रही है सागर से कहां पर? स्थल की ओर। सर्दी का मौसम है तो जो स्थल अभी गर्म थे वो कैसे हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। ठंडा हो जाएगा इसका मतलब है तापमान कम हो जाएगा, और तापमान कम हो जाएगा मतलब हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो जो स्थल अभी अधिक तापमान वाले थे, अब यहाँ पर हाई लो प्रेशर की जगह क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। यहाँ हाई प्रेशर है तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। उल्टा मामला है ना, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। उल्टा मामला कहानी। और हवाएं जो इस प्रकार से चल रही थी, अब हवाएं कैसे चलेंगी? कुछ लौटते हुए स्वरूप में, कुछ विपरीत स्वरूप में चलेंगी, ठीक है? एक ही चित्र इसलिए मैं दो अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है? एक कंडीशन थी गर्मी के समय पर किस प्रकार की डायरेक्शन में हवा चल रही है, और सर्दी के समय पर किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। अब क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन आपके ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से चेंज हो गई, इसका मतलब है ये तो एग्जाम्पल है अर्धस्थायी पवन का। और आप सभी को बताए गर्मी और सर्दी का मौसम हम अपन 6 माह में अपन डिवाइड कर देते हैं, 6 महीने में। तो 6 महीने ये हवा चल रही है, 6 महीने वो हवा चल रही है। हवाओं की कोई नामकरण नहीं होता तो मानसूनी हवा कहते हैं, दिशा के आधार पर नाम रख देते हैं। ये बताओ ये कौन सा दिशा है? दक्षिण की दिशा है भारत के, और पश्चिम से आ रही है तो इसको अपन क्या बोल देंगे? साउथ वेस्ट मानसूनी हवा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। समुद्र से आ रही है तो जलवाष्प लेते आ रही होगी, आगे पढ़ोगे। जलवाष्प लेते आ रही होगी तो वर्षा करवाएगी। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। आएगा आगे समझ में। ये जो सर्दी के समय पर मामला चल रहा है, मतलब यहाँ पर ही बनाना पड़ेगा। ये इस प्रकार से जो उल्टी हुई हवा चल रही है, लौटी हुई हवा चल रही है, इसी को अपन उत्तर पूर्वी मानसून क्या बोलते हैं? क्योंकि हवाओं की दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो उत्तर पूर्वी मानसून। दो प्रकार की मानसूनी हवा हुई, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी। देखो अभी मानसूनी हवा पढ़ा नहीं रहा था, मैं शब्द बता रहा था कि मानसून अर्धसाई भवन क्यों है, 6 महीने, 6 महीने का क्या लॉजिक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सर अब हम समझ चुके हैं कि मानसून शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है अरबी भाषा के मौसम से तो आया, परंतु वास्तव में एक तरह की अर्धसाई पवन है जो समय विशेष में अपनी दिशा को चेंज कर लेती है। अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा, आप रटोगे नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं कि मेरे को मतलब कि सर नहीं, आप हवा मत रहो। इतनी कहानी समझ आ गई।
उष्णकटिबंधीय और मानसूनी क्षेत्र दोनों को मिला दो तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हवा है। ये केवल भारत की नहीं है, भारत के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया, इन जगह पर भी पाई जाती है। अब एक आध फैक्चुअल चीज देखो, कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके बाद में जो उसके रिलेटेड फैक्ट हैं उसको कलेक्ट कर लो, काम आ जाएगा मीन्स में भी। ये जो बंदा दिख रहा है ना दड़ियल वाला, इसका नाम है अल मसूदी। अल मसूदी नामक एक अरबी यात्री था, उसने ही भारतीय मानसून को बताया। हिप्पोटस नाम का बंदा था, उसने ही मानसून की एक व्याख्या करी थी। तो इन सभी नामों को अगर आप अपने मेंस के आंसर में इंट्रोडक्शन में छाप दोगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मेन बात निकल के आती है, सर अगर भारत की जलवायु को अगर हम समझ लिया जाए, हम अगर एक नाम दे भी दें, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय तापमान अधिक होता है, वर्षा फलाने फलाने उसमें होती है, परंतु हमें एक मेजर डिफरेंस देखने मिलता है। यहाँ से आपका पूरा जो ग्राफ है समझ का वो बहुत अलग लेवल पे जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान समझना है। भारत की जलवायु में एक यूनिटी तो है, एक रूपता तो है, परंतु टेम्परेचर और वर्षा के लेवल पे अलग 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 क्षेत्रों पे अलग अलग भिन्नता भी पाई जा रही है, समान असमानता भी पाई जा रही है, डिफरेंस भी पाया जा रहा है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले सर वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो कहीं ना कहीं ताप और वर्षा को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा ज्योग्राफी में याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं, कि ज्योग्राफी में एक ही चीज को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि उस समय पर उस क्षेत्र पर कौन सा कारक सर्वाधिक मात्रा में प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि अभी हाल मैंने आपको बताया, पहला कारक मैं मान ही लेता हूं, पहले नंबर पे लिखता हूं, जिसका नाम क्या है, अक्षांश। अभी हाल मैंने फोटो बताया था आपको कि 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, 90 डिग्री नॉर्थ पर चले जाओ या 90 डिग्री साउथ पर चले जाओ, तापमान में क्या देखने मिलेगी, आपको कमी देखने मिलेगी। तो टेम्परेचर को डिसाइड करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो कौन है, लेटिट्यूडनल पोजीशन, मतलब अक्षांशीय स्थिति। अब मेन बात है सर, ये तो सब मामला समझ में आ गया, ठीक है। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है ये भी समझ में आ गई, क्योंकि अधिकांश भाग जो है कर्क रेखा, आधा भाग कर्क रेखा के अंदर में आ रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। परंतु एक शब्द बड़ा काम का है जो यहाँ पर ध्यान रखना है, उस शब्द का नाम है तापांतर। और यहाँ से प्रश्न बने हैं, यहाँ से यूपीएससी प्रश्न बनाता भी। तापांतर पीएससी में भी प्रश्न आने की संभावना होती है। संधि विच्छेद कर दो, तापमान में होने वाला अंतर कहलाता है तापांतर, ठीक है। और कहा जाता है जैसे जैसे आप 0 डिग्री से, ध्यान से देखना, ये वाला क्षेत्र लगभग 8 डिग्री नॉर्थ के आसपास में तमिलनाडु, 0 डिग्री इसके पास में है जस्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाओगे, दूर जाओगे, तो तापांतर में बढ़ोतरी होती है। तापांतर क्या होता है, बढ़ता है। इसको बोलते हैं तापमान में होने वाला अंतर। सर क्या होता क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दैनिक और एक होता है वार्षिक तापांतर। मतलब अगर आपको दैनिक तापांतर को समझना है तो एक दिन के अंदर में जो डे का तापमान था हाईएस्ट और नाइट का तापमान था, इन दोनों को घटा दो। जैसे कि आज की मैंने सुबह सुबह मापा तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान था और रात में 20 डिग्री था, तो डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री है। फिर एक किसी और दिन मैंने नापा तो सुबह था 45 और रात में था 20, डिफरेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तापांतर इसी को बोलते हैं। वैसे अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो उसको वार्षिक तापांतर कहते हैं। अर्थ क्या हुआ, लॉजिक क्या हुआ, आप तमिलनाडु पहुंच जाओ, ठीक है। तमिलनाडु में दिन के और रात के तापमान में आपको बहुत भयानक अंतर देखने मिलेगा नहीं, मतलब होगा, अंतर होगा, परंतु उतना ज्यादा नहीं। परंतु अगर आप दिल्ली में रहते हो, भारत की राजधानी में, तो दिन के समय पर तापमान अधिक, रात के समय पर कम होता ही है। चलो इसको छोड़ो, अपन वर्ष के हिसाब से निकालते हैं। तो तमिलनाडु में गर्मी और सर्दी के मौसम में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, परंतु दिल्ली में सर्दी और गर्मी का मौसम आपको अलग ही प्रतीत हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री से दूर जाने पर, मैंने फिर बोला, तापांतर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बात तो समझ में आ गई। अगर मैं थोड़ा सा कनेक्शन करूं, अगर आप फिर इंटरेस्टेड हो और थोड़ा डेप्थ में जाने में, बुध का नाम सुना है कभी आपने, बुध सबसे पहला छोटा ग्रह है अपने सौरमंडल का। अगर बोला जाए इसका तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास वायुमंडल ही नहीं है। बुध के पास वायुमंडल नहीं है और यही कारण है, वायुमंडल का होना बड़ा जरूरी है, इसको भी समझो। वायुमंडल अगर नहीं होता पृथ्वी पर तो दिन के समय पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता, रात के समय पर तापमान बहुत कम हो जाता। वायुमंडल ने एक टेम्परेचर बैलेंस करके रखा है पृथ्वी के ऊपर में, बुध के पास बेचारा है नहीं, तो इसलिए वहां का तापांतर सर्वाधिक है। सर फिर तापमान किसका सर्वाधिक है, तापमान, तो आंसर है शुक्र का टेम्परेचर सर्वाधिक है।
सर पास तो बुध है, भले ही है तो क्या करें, इसका तापांतर सर्वाधिक है, रात में ठंडा भी तो हो जाता है। शुक्र जो है इसके क्लाइमेट, इसके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में CO2 की प्रधानता ज्यादा है, यही कारण है कि उसका टेम्परेचर अधिक है। ठीक है, ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी। अच्छा लास्ट बात, 0 डिग्री के, क्या बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, 0 डिग्री के जो पास होगा उसका तापांतर कम होगा, तापांतर कम होगा, तापांतर कम होगा। एक शब्द आया था, समझना एग्जाम में आया था, कि बताइए निम्नलिखित जलवायु में से, क्वेश्चन था, निम्नलिखित जलवायु में से कहाँ शीतकाल जैसे मौसम का अभाव होता है, शीतकाल होते ही नहीं है। उसके कई सारे ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन था 0 डिग्री, तो आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ष भर तापमान अधिक होगा, तो सर्दी का मौसम कहीं होगा। फिर एक और क्वेश्चन आया था, शायद PCS के किसी एग्जाम में आया था, कि कहां पर रात को ही शीतकाल की संख्या दी गई है, रात को ही शीतकाल किसको कहा जाता है, तो आंसर है विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही रात्रि का जो समय होता है उसी को शीतकाल बोला जाता है। एक बड़ा शब्द अच्छा मिला मेरे को, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पहला जो कारक था अक्षांश प्रभावित करने वाला, याद रखना है। सर इसके अलावा कौन और जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो देखो सेगमेंट धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, अपन और खींचते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक आस्पेक्ट पे बात चल रही है। ठीक है, दूसरा प्रभावित करने वाला जो मेन कारक है वो है पर्वतीय स्थिति, मतलब अपना हिमालय पर्वत। हिमालय का अच्छा खासा योगदान है। अब रटने के हिसाब से तो आपने बचपन से पढ़ा है, सजग प्रहरी कहलाता है, सुरक्षा करता है। जलवायु के दृष्टिकोण से क्या बात है, दो बातें हैं। पहली बात, आप सभी को पता होगा कि जो हिमालय क्षेत्र है दक्षिण एशिया के अंदर में आ रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाओगे, चीन के तरफ मैपिंग को देखोगे तो मंगोलिया आएगा। ऊपर यहाँ पर कौन होगा, रूस। रूस का जो हिस्सा एशिया में है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबेरिया कहते हैं। ये बात जानने योग्य है कि रूस एक ऐसा देश है जो केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है, उसका कुछ हिस्सा कहां पर भी आता है, यूरोप में भी आता है। इसी कारण इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहते हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में इसका विस्तार। तो जो रूस का यूरोप नहीं, एशिया में जो विस्तार है, इसी एशिया वाले भाग को अपन बोलते हैं साइबेरिया। लगभग किसके 60 डिग्री के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, तापमान कम होता है। यहाँ से है ना हवाएं चलती हैं, यहाँ से ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो भारत के अंदर में आने का प्रयास करती है, भारत की ओर ऐसे ठंडी हवाएं चलती हैं। अगर हिमालय ना होता तो ये ठंडी हवाएं भारत के मेन लैंड में, मतलब कहां पर, गंगा के मैदान, गंगा यमुना दोआब, इन जगह पर प्रवेश करती और टेम्परेचर बहुत गिर जाता, जलवायु में बहुत भयंकर असर होता। परंतु हिमालय ने रक्षा करी। तो पहली बात है, इस तरह का सुरक्षा कवच के रूप में काम करा इन ठंडी हवाओं के प्रति। पहला बिंदु हिमालय का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जलवायु के दृष्टिकोण से। हिमालय का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये रहा हिमालय। अभी मैंने कहा था दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं, जैसे कि यह अरब सागर की शाखा आ रही है, यह शाखा जैसी आकर टकराती है इन हिमालयों से, हिमालय के टकराने के बाद में एक वर्षा उद्घाटित करती है। उस वर्षा को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा, अर्थात वर्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं पर्वत, क्योंकि अवरोध का काम करते हैं, अवरोध के कारण से वर्षा की संभावना जन्म लेती है। तो भले ही वो बात हो जलवायु विभाजक की, भले ही वो बात हो किसकी, वर्षा करवाने की, इन सभी में आपके हिमालय पर्वत की भारत के अंदर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिक जानकारी हम हिमालय के अंदर में चर्चा करेंगे, हिमालय के बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। अब एक सेगमेंट, सर स्थल और जल का वितरण का क्या लॉजिक है, बहुत जरूरी चीज। मानसूनी जलवायु इसके अलावा संपन्न हो ही नहीं सकती थी। अगर ये ना होता तो मानसूनी जलवायु का प्रभाव पड़ ही नहीं पाता। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हाल मैंने बताया, ये स्थल और जल का विभेदित तापन की जो प्रक्रिया है वो किसको जन्म देती है, वायुदाब प्रवणता को जन्म देती है, वायुदाब में अंतर को जन्म देती है। और यही वायुदाब प्रवणता है जो हवाओं को चलवाने के लिए जिम्मेदार है। तो कभी इस डायरेक्शन में हवा चलेगी, कभी विपरीत डायरेक्शन में हवा चलेगी, तभी तो उसको अपन मानसूनी हवा कहेंगे, जो समय विशेष में क्या होगी, चेंज होगी। अब खुद सोच के देखो, एग्जाम्पल की रटना नहीं पड़ेगा आपको, समवेयर अंदर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ देखने मिल जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री के रूप में आपको देखने मिल जाएगा। क्या वहां पर स्थल और जल का ये वायुदा प्रवणता जन्म ले पाएगी, आंसर है नहीं ले पाएगी। अगर नहीं ले पाएगी तो क्या यहाँ पर आपको मानसूनी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, आंसर है नहीं पड़ेगा। जल और स्थल का वितरण बहुत जरूरी था इस मानसूनी जलवायु को प्रभावित करने में। समय मेरे पास में कम है तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ चीजों को। समुद्र तट से दूरी किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो जो भी समुद्र तट है, एग्जाम्पल के लिए समुद्र के लिए आपको याद रखना है
कि एक प्रभाव होता है, उसको हम बोलते हैं समकारी जलवायु प्रभाव। क्या बोलते हैं? समकारी। समकारी मतलब ना बहुत ज्यादा गर्म होना, बहुत जल्दी ठंडा होना। जैसे समुद्र का विशेषता है ना, तो ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। तो समुद्र के किनारे कोई रहता हो, एग्जाम्पल के सब बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मुंबई वाले लोग है ना ऋतु का अनुभव नहीं कर पाते, ऋतु परिवर्तन का। गर्मी और सर्दी में बहुत अंतर नहीं पता चल पाता। गर्मी में बहुत गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में बहुत सर्दी नहीं पड़ती है। दिल्ली वालों से पूछो भैया, दिल्ली में सर्दी पड़ेगी तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी, और गर्मी में भी है पसी है गर्मी हो रही है। जितना आप समुद्र से दूर जाते जाओगे, आप समुद्री के समकारी प्रभाव को कम कर दोगे, आप महाद्वीपीय प्रभाव को बढ़ा दोगे। अर्थात टेम्परेचर का अधिक होना और टेम्परेचर कम होना, मतलब विषम जलवायु, चरम जलवायु की मात्रा बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पर सम जलवायु का प्रभाव ज्यादा मात्रा में होगा। तो समुद्र भी अपने आप में जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाएंगे तो विषम जलवायु, टेम्परेचर का अधिक होना या कम होना लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए उच्चावचों की या ऊंचाई की, एक बहुत शानदार पॉइंट है, रटना नहीं पड़ेगा, एक एग्जांपल से बोलता हूं। आपने आगरा का नाम भी सुना होगा, ताजमहल के लिए, आगरा के पेठे के लिए, बाकी चीजों के लिए। आपने एक नाम सुना होगा दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय, जिसको अपन ने जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये दोनों ही लगभग समान अक्षांश के आसपास विद्यमान है। मतलब अगर आप इसको अक्षांश को देखने जाओगे तो 30 के आसपास में आपको दो मिल जाएंगे दोनों। ठीक है। परंतु आगरे का तापमान और दार्जिलिंग का तापमान तो समान नहीं है, बड़ा अच्छा खासा अंतर है। दार्जिलिंग का तापमान तुलनात्मक रूप से काफी कम है आगरा की तुलना में। सर ऐसा कैसे हो गया? अगर अक्षांश ही तापमान को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता तो कायदे से आगरा और दार्जिलिंग का तापमान तो समान होना था। अंतर क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दार्जिलिंग एक पहाड़ी है और उच्चावच तापमान को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। ध्यान से देखो, एक नए चीज की एंट्री हो गई है, उच्चावच। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हो, तापमान में आपको कमी महसूस होती है, तापमान कम होता है। क्यों? उसका भी कारण है, गैसों की सांद्रता कम होती है, ऊष्मा ऊष्मा कम होती जाती है, टेम्परेचर कम होता है। इसलिए जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, आपको वहां पर बर्फ जमी होगी, जिसे अपन ग्लेशियर के रूप में जानते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से नदियां निकलती हैं। दार्जिलिंग के वहां पर तो मतलब इतना कोई बर्फ वाला सेगमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर नहीं है। हिमालय जितना ऊंचा की कहानी यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी, माउंट एवरेस्ट जितनी। तापमान कम हो रहा है, यही तापमान कमी का मेन कारण है दार्जिलिंग का ठंडा होना। क्लैरिटी है? तो उच्चावच भी अपने आप में, अल्टीट्यूड भी एक अपने आप में प्रमुख कारण है जलवायु व्यंजक के रूप में। ठीक है। अगर पर्वत की बात की जाए, इसी उच्चावच का एक भाग देख लिया जाए कि पर्वत, तो पर्वत किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित कर रहा है, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट बता के आज की सभा को बाइंड अप करूंगा, जिसको हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। ये आपके सामने पर्वत है, एक बार में समझ लो, समझ में जाएगा। ये है आपके पास में पर्वत। ठीक है। इस पर्वत के दो ढाल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ये वाला नहीं बोलना है। जिस ढाल के सहारे वायु राशि, जिसके अंदर में आर्द्रता है, वो ऊपर की ओर उठती है, इस ढाल को हम कहते हैं पवनाभि मुख ढाल। नाभि, नाभि नेवल, नाभि मुख ढाल, जिस ढाल के सहारे ऊपर उठ रही है। और जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उठती है, इस ढाल को कहते हैं, इधर लिखता हूं, पवन विमुख ढाल। विमुख मतलब बैक साइड पे, नाभिमुख मतलब यहाँ से ऊपर उठना है, यहाँ पर से नीचे उतरना है। नाभिमुख और विमुख ढाल, क्लैरिटी इस वाली जगह पर। मेन कहानी है, जब हवाएं जिसके अंदर में पानी है, मतलब आर्द्रता है, जलवाष्प, जब वो ऊपर उठती हैं तो टेम्परेचर कम होता है। अब मैं क्लाइमेटोलॉजी के बहुत अगर अंदर का सेगमेंट बताऊं तो एक बार कहानी सुना देता हूँ, बाद में समझ में आएगी। कि जैसे जैसे वायु राशि ऊपर उठती है तो तापमान, एडियाबेटिक शीतलन का नाम सुना होगा, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो आर्द्रता सामर्थ्य कम होती है, मॉइस्चर कैपेसिटी कम होती है। मॉइस्चर कैपेसिटी कम होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको अपन सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, वो बढ़ती है। अगर वो बढ़ जाए और 100% हो जाए तो फिर संघनन प्रारंभ होगा। संघनन मतलब बादल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और बादलों का जब निर्माण होगा तो यही बादल क्या करवाएंगे, फिर वर्षा करवाएंगे। तो वर्षा कौन से ढाल पर होगी, इस बात को याद रखना, पवन नाभिमुख ढाल पर वर्षा होगी। जबकि यहाँ पर वायु राशि नीचे उठ रही है, नीचे बैठ रही है, और नीचे बैठ रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जो कहानी मैंने बताई इसकी उल्टी हो जाएगी, बादल बादल नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर रेन शेडो जोन अर्थात वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, वृष्टि छाया क्षेत्र।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान के चलो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है धूमधाम से वर्षा होती है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, परंतु आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है। महान हिमालय में वर्षा बहुत हो रही है, परंतु ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही, कि वो कौन सी जगह पे आ रहे हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ रहे हैं, और इसी वर्षा को अपन पर्वतीय वर्षा के रूप में जानते हैं। तो ये कई सारे कारक थे जो जलवायु को प्रभावित कर रहे थे। तो समझना, सबसे पहले मैंने जलवायु और मौसम में बेसिक अंतर को बताया, मानसून शब्द को बिल्कुल गहराई से समझाया, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है वो बताए। अब आगे का जो हमारा सेगमेंट है ये हमको जानना पड़ेगा कि सर वो एडमंड हेली का क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या कमियां रह गई, आईटीसीजेड क्या होता है, वो भारत की मानसून पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, जेट स्ट्रीम का क्या उसमें लॉजिक है, अल लानिनो किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये आगे वाले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। तो लव बैरागी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।